नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर टू लॉन्च निपुण भारत टुमारो। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, आपको पता है कि हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसीज रीडिंग with understanding and numeracy, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको बोला गया निपुण भारत। इसको वर्चुअली लॉन्च किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अभी लॉन्च नहीं किया गया, बट लॉन्च किया जाएगा श्री रमेश पोखरियल निशंक जी के द्वारा। इसके साथ साथ एक शॉर्ट वीडियो, एक एंथम और निपुण भारत को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसकी गाइडलाइंस, ये भी इस प्रोग्राम के साथ लॉन्च की जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। और मैं आपको बता दूं, इसी डिपार्टमेंट एक और स्टेप लेके आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप कह सकते हो, अब देखिए, डिपार्टमेंट तो नहीं लेके आता है, ओवरऑल एक मिनिस्ट्री लेके आती है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, और उस मिनिस्ट्री को इनपुट्स अलग अलग जगह से लेने होते हैं। फाइनली एक डिपार्टमेंट उसको कंपाइल करता है, मिनिस्टर साहब उसको अप्रूवल देते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कहिए ओवरऑल की एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेके आ रही है। 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 की, और अब आया है निपुण भारत। तो आपको यहाँ पे क्या जानना है कि भाई एजुकेशन के फील्ड में हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, या एजुकेशन के फील्ड में हमारे देश की क्या हालात है। इस प्रकार के सवालों में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और आपका निपुण भारत फुल फॉर्म याद रखना। क्या करेगा निपुण भारत, विजन क्या है? टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy so that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy by the end of grade 3 by 2026-27। मतलब एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट लेके आइए जहाँ पे हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आती हो, मतलब बेसिक लेवल पे जो मैथ्स और बेसिक लेवल पे पढ़ना लिखना ये हर बच्चे को आता हो, और जो बच्चा जितना भी डिजायर करना चाहे रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में, वो डिजायर कर सके, और ग्रेड 3 तक के बच्चों के पास ये सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए यूनिवर्सल बेसिस पे 2026-27 तक। ओके, तो इस निपुण भारत को इंप्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी। खास बात यह कि इसका इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म 5 टियर है, 5 लेवल्स पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे ऊपर होगा नेशनल लेवल, उसके बाद उसके नीचे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये 3 लेवल तो सबको पता होते हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे भी इंप्लीमेंट होगा चौथा, और स्कूल लेवल पे भी इंप्लीमेंट होगा। तो 5 लेवल्स पे इंप्लीमेंट होगा ये सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में। और ये ओवरऑल किस प्रोग्राम के अंदर काम करेगा? तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा। अब समग्र शिक्षा अगर आपको याद ना हो तो आज से 3 साल पहले 2018-19 के बजट में ये समग्र शिक्षा स्कीम लाई गई थी। समग्र शिक्षा स्कीम का क्या टारगेट था? समग्र शिक्षा मतलब प्री नर्सरी से लेके क्लास 12वीं, कक्षा 12वीं तक के बच्चों की एजुकेशन को हॉलिस्टिकली ट्रीट किया जाएगा। मतलब समग्र शिक्षा के अंदर बोला गया कि एक बच्चा अगर एजुकेशन में एंट्री मार रहा है प्री नर्सरी पे, तो वो 12वीं तक पढ़े। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एजुकेशन आप अलग रख रहे हो, सेकेंडरी एजुकेशन आप अलग रख रहे हो, ओवरऑल आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हो। और जब ये समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च की गई थी तो उस समय पे जो 3 स्कीम्स थी ना आपकी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों स्कीम्स को समग्र शिक्षा के अंदर जोड़ दिया गया था। तो दिस वाज बेसिकली एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling and equitable learning outcomes। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एजुकेशन में एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर जरूर करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। और ये जो मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स डालता हूँ ना, इसके होलिस्टिक फैक्ट्स और नोट्स डिटेल्ड फॉर्म में आपको शाम तक वेबसाइट पे अपलोडेड मिल जाएंगे। तो आप वेबसाइट भी जा सकते हैं, ashitdwedi.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनटीपीसी इनवाइट्स ईओआई फॉर द सेल ऑफ फ्लाई ऐश।
EO का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि एक्चुअली में फ्लाई ऐश होता क्या है। तो अगर आप एक पावर प्लांट का लेआउट देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बॉयलर। बॉयलर में जो पल्वराइज्ड फ्यूल होता है ना, वो बेसिकली आपका कह सकते हैं कि जलता है, और जलने के बाद नीचे यहाँ पे ऐश पिट में जमा होता है। और पहले क्या होता था, इसको ऐश स्लरी में बदला जाता था और डिस्पोज कर दिया जाता था। लेकिन अब इस फ्लाई ऐश की बहुत प्रकार की इस्तेमाल समझे जा रहे हैं। इस फ्लाई ऐश को आप फ्लू ऐश भी बोलते हो, पल्वरलाइज्ड फ्लू ऐश भी कहते हैं। ये कोल कंबस्शन प्रोडक्ट है। एक्चुअली में कोल, पल्वरलाइज्ड कोल को जब आप जला देते हो तो उसके बाद जो मिलता है वो फ्लाई ऐश होता है। अब इसमें पर्टिकुलेट मैटर की जो तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखो तो फ्लाई ऐश में आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। जो भी कोल बेयरिंग रॉक स्ट्राटा होते हैं उसमें जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो सब आपके इस फ्लाई ऐश में मिलेंगे। कुछ आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, मैंगनीज, मरकरी, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, स्ट्रोंशियम, थैलियम, वेनेडियम, ये सब मिलते हैं। अब इन एलिमेंट्स को देख के ही आप कह सकते हो कि फ्लाई ऐश वैसे तो यूजफुल है अगर इसको सही जगहों पे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर ये फ्लाई ऐश गलती से भी पानी में या हमारे इन्वायरमेंट के किसी सेंसिटिव स्ट्राटा में पहुंचता है तो इसके बहुत से इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं। मैंग्रोव्स को तबाह कर सकता है, क्रॉप ईल्ड को रोक सकता है अगर ये सॉइल में पहुंच गया, और अगर ये पानी के सोर्सेज में पहुंचता है तो सीप करते करते ग्राउंड वाटर में भी पहुंच जाएगा। ग्राउंड वाटर में ये मैंगनीज, मरकरी जैसी चीज़ों को पहुंचा देगा, और यही ग्राउंड वाटर खींच के जब हम अपना एग्रीकल्चर करेंगे या पिएंगे तो ये हमें भी बीमार कर देगा। इसलिए फ्लाई ऐश का प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल जरूरी है, और सस्टेनेबल ऐश यूटिलाइजेशन फ्लाई ऐश की बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो सबसे ज्यादा कोल से पैदा होने वाली पावर को इंडिया में प्रोड्यूस करता है। एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एनटीपीसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है। अब यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड ने कोशिश की है कि फ्लाई ऐश के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। देखिए एनटीपीसी के पास फ्लाई ऐश की कोई कमी नहीं है, भर भर के इनके पास फ्लाई ऐश है, काम ही इनका फ्लाई ऐश का है। थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा हो रही है, दम से फ्लाई ऐश इकट्ठा हो रहा है। अब अगर इस फ्लाई ऐश को बेचना है तो एक तरीका है इसको एक्सपोर्ट कर दो। क्यों एक्सपोर्ट कर दो? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्लाई ऐश के काम क्या क्या है। भैया आपको बता दूं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऑलरेडी जो डोमेस्टिक सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, उनके साथ एनटीपीसी लिमिटेड ने कई सारा कोलैबोरेशन कर रखा है, और ये फ्लाई ऐश सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेचा जाता है। अगर मैं आपको बताऊं फ्लाई ऐश के क्या क्या काम है, तो ब्रिक्स को, ब्लॉक्स को और टाइल्स को बनाने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है, सीमेंट को बनाने में, कंक्रीट प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट वो इलाके जो इरोजन के चलते या सैंड माइनिंग के चलते जिनका लेवल नीचा हो गया है, उन इलाकों को लेवल पे लाने के लिए, भरने के लिए भी वहां पे फ्लाई ऐश भरी जा सकती है। इनफैक्ट फ्लाई ऐश से ईंटें बनाई जाती हैं, और इन फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने के लिए एनटीपीसी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के पास एक फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रखा है। तो जहां जहां पे भी एनटीपीसी के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसके पास में बहुत जगहों पे फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए गए हैं, जहां पे फ्लाई ऐश से ईंटें बनाए जाते हैं, और फिर इन ईंटों को एनटीपीसी की टाउनशिप को बनाने में और दूसरे पावर प्लांट्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई ये ईंटें खरीदना चाहे तो वो भी एनटीपीसी से खरीद सकता है। अब तक अगर आप देखें तो सालाना एनटीपीसी अपने फ्लाई ऐश से 60 मिलियन फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाता है, मतलब 6 करोड़ फ्लाई ऐश से बने हुए ईंट बनाता है। अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टिव्स के हिसाब से एनटीपीसी को अपनी 20% फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स और टाइल्स मैन्युफैक्चरर को देनी है। ठीक है, और इनको जो फ्लाई ऐश दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इसके लिए एनटीपीसी कोई पैसा नहीं लेता है। एनटीपीसी क्यों ही पैसा लेगा? पहले इस स्लरी को डिस्पोज करने में एनटीपीसी का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, अब एनटीपीसी इस फ्लाई ऐश को भर के उनको दे दे रहा है, तो डिस्पोजल का खर्चा बच रहा है। ओके, अभी के लिए देखा जाए तो एनटीपीसी स्टेशन में जितनी भी फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हो रही है उसको फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने में, ब्लॉक्स को बनाने में और टाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्टेप है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करता है, क्योंकि फ्लाई ऐश पॉल्यूशन ये काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी ट्रिकी था। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, ओडिशा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए
ओडिशा की सरकार ने अपने 114 टाउन्स में 3 महीने से कम के टाइम पीरियड में साउथ वेस्ट मानसून से आने से पहले ही 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। और इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से वाटर कंजर्वेशन किया जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाएगा। कैंपेन का नाम क्या है ओडिशा के अंदर? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और किसी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे में आप इस प्रकार के पॉइंट्स को कोट कर सकते हो। तो ये जो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स वाली जो स्टेट वाइड कैंपेन थीम है, जिसको 15 अप्रैल को ओडिशा में लागू किया गया, इसके चलते जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका ओडिशा के अंदर, उनको मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना के अंदर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम का इस्तेमाल करके माइग्रेंट लेबरर्स की मदद से इस प्रकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाने को बोला जाए। मतलब ओडिशा में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो कि मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना के अंदर, जो कि एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, तो इस योजना के अंदर जो भी माइग्रेंट्स ओडिशा में अवेलेबल हैं उनको नौकरी दी जाती है। अर्बन माइग्रेंट्स को, याद रखिए, अर्बन, रूरल नहीं, अर्बन माइग्रेंट के लिए एक ऐसी स्कीम चला पाना जो एम्प्लॉयमेंट उनको दे, इसकी डिमांड पूरे देश में हो रही है और ओडिशा ऑलरेडी ये स्कीम बना चुका है। तो इन अर्बन माइग्रेंट लेबरर्स को अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा काम दिया जाएगा ताकि ये 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं और ये 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना भी दिए गए हैं। साउथ वेस्ट मानसून अभी इंडिया के ऊपर ऑनसेट कर रहा है। अब जितनी भी बारिश होगी उसको अरेस्ट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में और वाटर को कंजर्व करने में इस्तेमाल किया जाएगा ओडिशा के द्वारा। ओडिशा एक वाटर सरप्लस स्टेट है। ओडिशा में एनुअल रेनफॉल 1200 mm से लेकर 1800 mm तक की है और एवरेज कितनी है? 1400 mm। लेकिन स्पैटियल अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन। स्पैटियल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि ओडिशा एक बड़ा स्टेट है, कुछ जगहों पे बारिश होती है, कुछ जगहों पे बारिश नहीं होती, तो स्पैटियली इवन नहीं। और स्पैटियली इवन तो कहीं पे भी नहीं। आप अगर महाराष्ट्र में भी आओगे तो मुंबई साइड तो साउथ वेस्ट मानसून में बहुत बारिश होगी और मराठवाड़ा के बिल्कुल इंटीरियर ड्राई रीजन्स में आप चले जाओगे, वहां बारिश ही नहीं होती है। तो स्पैटियल अनइवननेस तो बारिश में बहुत सारे स्टेट्स में देखी जाती है। अगर आप बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में मिड जून से लेकर मिड सितंबर में उनकी 76% रेनफॉल होती है और बाकी साल में 24%, क्योंकि मानसून ही हमारी ज्यादातर रेनफॉल को लेकर आता है ज्यादातर स्टेट्स में। फिर ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, कहाँ बनाए गए? तो पार्क्स में बनाए गए हैं, प्लेग्राउंड्स में बनाए गए हैं, ओपन स्पेसेस में बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो वैकेंट लैंड्स होते हैं वहां पे बनाए गए हैं। और जितने भी 114 अर्बन लोकल बॉडीज हैं स्टेट्स की, उनके 2035 वार्ड्स में बनाए गए। तो ये क्या करेंगे? आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं ओवरऑल इनको बना तो दिया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। समय समय पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेजर्स के थ्रू इनकी एफिशिएंट फंक्शनिंग को भी एसेस किया जाएगा, इनका सोशल ऑडिट भी करवाया जाएगा। तो ये वन ऑफ दोज स्टेप्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? तो जल शक्ति अभियान 2019, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी ऑन पुश ऑन वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मानसून रेनफॉल, और चौथा अटल भूजल योजना। तो ये कुछ केंद्र सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं जो वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन और जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक अनफॉर्चुनेट न्यूज। फिलीपींस में एक मिलिट्री प्लेन क्रैश कर गया था और 45 लोगों की जान चली गई है। और कोई ऐसा वैसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, यूएसए का बड़ा जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, ये यहाँ पे क्रैश कर गया। ओवरऑल क्रैश कहाँ किया है? तो ये जो सुलू आइलैंड है आपका साउदर्न फिलीपींस में, वहां पे ये क्रैश किया। और ओवरऑल यहाँ पे 2 सी हैं। ये फिलीपींस अगर आपको नजर आ रहा है तो फिलीपींस में जो मिंडानाओ आइलैंड है, इसके आप अगर वेस्ट में चले जाओगे तो सुलू सी दिख जाएगा, इसके साउथ में आएंगे तो सेलेबस सी दिख जाएगा। तो ये 2 सीज आप याद रखिएगा। ओके, मैं आपको फिर से एक बार लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ओवरऑल ये जो आइलैंड ऑफ जोलो है, आइलैंड ऑफ जोलो के पास ही ये हुआ है इंसिडेंट। इस आइलैंड ऑफ जोलो में नीचे की तरफ है आपका सेलेबस सी और ऊपर की तरफ है आपका सुलू सी। ओके, और पास में कंट्री कौन सी है? तो ब्रूनई दारुस्सलाम। अब वापस न्यूज पे आते हैं। ये फिलिपिनो एयरफोर्स का जो प्लेन क्रैश हुआ है साउदर्न फिलीपींस में, इनका वर्स्ट मिलिट्री डिजास्टर है। ये मिलिट्री प्लेन आ कहां से रहा था?
तो कगियान डी ओरो जो कि मिंदानाओ में वहां से आ रहा था, जहां कहां पर आ रहा था, सुलू प्रोविंस में, और सुलू प्रोविंस के आइलैंड ऑफ जोलो में आ रहा था, जो कि यहाँ कहीं पे। तो इस आइलैंड ऑफ जोलो पे ये प्लेन आ रहा था, और वो बीच में क्या मतलब, जब वो लैंड कर रहा था रनवे पे, वहां पे वो रनवे ओवरशूट कर गया, और रनवे अगर आप मिस कर जाओगे तो क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही इवेंट पहले भी हुआ है आपका फिलीपींस में, जब उनका न्यूली अक्वायर्ड S-70I ब्लैक हॉक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था एक नाइट फ्लाइट के दौरान, समवेयर 60 माइल्स नॉर्थ ऑफ कैपिटल मनीला। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेन भेजा गया था C-130 मिलिट्री प्लेन, ये क्यों भेजा गया था? फिलीपींस में एक फिलिपिनो जिहादी ग्रुप है जो कि सुलू में बेस्ड है, उसका लीडर है अबू सैफ। अबू सैफ वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट कैंपेन चला रहा है फाइटिंग का। ये वो ग्रुप है, फिलिपिनो जिहादी ग्रुप, जिसने अपना एलिजियंस दिया था आईसिस को 2014 में। तो आईसिस की माइंडसेट वाला ये ग्रुप है, दसों साल से ये बॉम्ब अटैक और पायरेसी में इन्वॉल्व है। तो इससे लड़ने के लिए रीइंफोर्समेंट जा रही थी C-130 में, और यही प्लेन क्रैश हो गया है। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये आपका। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर में न्यूज काम आएगी। पांचवी न्यूज, चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट फर्स्ट स्पेस वॉक एट न्यू स्टेशन। आपको पता है कि ये जो चाइना का तियांगोंग स्टेशन है, ये ऑर्बिट में पहुंच चुका है, और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स भी भेजे गए थे। ये न्यूज भी मैंने आपको कवर की थी। 3 एस्ट्रोनॉट्स ब्लास्टेड ऑफ लास्ट वन टू बिकम द स्टेशंस फर्स्ट क्रू। तो ये जो तियांगोंग स्टेशन है आपका चाइना का, ये भाई पहला इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ये, और इसका जो पहला क्रू है 3 एस्ट्रोनॉट्स, ये वहां पे गए हैं और 3 महीने के लिए इस मिशन में रहेंगे। अब एक चीज होती है स्पेस वॉक। व्हाट इज बेसिकली दिस स्पेस वॉक? स्पेस वॉक तब होता है अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी हो। तो ग्रेविटी मूवी में आपने देखा है कि वो लोग दरवाजा खोल के बाहर स्पेस में आ जाते हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि एयर, वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो बाहर निकल के मतलब स्पेस में निकल के आपको वो काम करना पड़ता है, बाकायदे सूट वूट पहन के निकलते हैं। ओके, तो स्पेस में निकल के चल के कुछ काम करना, इसको बेसिकली स्पेस वॉक कहा जाता है। और चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी पहली स्पेस वॉक यहाँ पे कंडक्ट की है, तब जब तियांगोंग स्टेशन अर्थ में ऑर्बिट में था। ये जो तियांगोंग का कंस्ट्रक्शन है, चाइना के एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम में एक मेजर स्टेप है। आप कह सकते हो कि चाइना ने रिसेंटली अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने मार्स पे अपना रोवर भेजा है। ओके, और मार्स पे रोवर भेजा का मतलब ये नहीं कि इंडिया की तरह मॉम भेज दिया जो ऑर्बिट में घूम रहा है। उन्होंने एक्चुअली में लैंडिंग करवाई है मार्स की सरफेस पे। और चाइना के अलावा एक ही ऐसी कंट्री है जो अब तक ये कर चुकी है, और वो है आपकी यूएसए। यूएसए का जो रिसेंट रोवर गया है आपका मार्स पे, उसका नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और चाइना का जो रोवर गया था मार्स की सरफेस पे, उसका नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। यूएसए का रोवर का नाम क्या है जो मार्स की सरफेस पे, और चाइना के रोवर का नाम क्या है जो मार्स की सरफेस पे, दोनों का नाम नीचे बताओ। फिर चाइना ने मून पे भी अपने प्रोब्स भेजे, और 3 एस्ट्रोनॉट्स भी उनके इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो नॉर्मल वाला नहीं, चाइना वाला जिसको आप तियांगोंग बोलते हो। ठीक है, 7 घंटे के लिए उन्होंने अपने तियांगोंग स्टेशन से बाहर निकल के स्पेस में काम किया। इसमें उनको एक स्टेशन की रोबोटिक आर्म लगानी थी, पैनोरामिक कैमरा लगाना था, तो ये सब चीज़ों के लिए वो स्पेस वॉक कर रहे थे। तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो इसको हेवनली पैलेस भी कहा जाता है। दिस इज अ स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। 340 से 450 किलोमीटर के बीच में आता है, 340 टू 450 किलोमीटर के बीच में। तियांगोंग स्टेशन जब पूरी तरीके से बन जाएगा, इट विल बी 1/5 ऑफ द मास ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का 1/5 इसका मास है। वजन है इसका 80 से 100 टन के बीच में। और इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? तो बीजिंग एरोस्पेस फ्लाइट कंट्रोल सेंटर इन चाइना। बीजिंग एरोस्पेस फ्लाइट कंट्रोल इन सेंटर इन चाइना इस पर्टिकुलर मिशन को लीड कर रहा है। और कौन कौन सी रिसेंट मिशन है चाइना की? शैंगी 5 जो कि मून पे गया है, और तियानवन 1 जो कि मार्स पे गया है। रोवर का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस ऑफ स्पेस रिलेटेड इश्यूज और प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन खत्म होता है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको शाम को मिल जाएंगे। कोई अगर और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ यहाँ पे अगर स्किप होती है तो शाम को मैं अपने जो भी वेबसाइट पे आर्टिकल अपलोड करता हूँ उसमें बची हुई करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ताकि आपकी कोई करंट अफेयर्स की न्यूज़ ना छूटे।
आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आपके सामने लेके आऊं, बड़े दिन से शॉर्ट्स नहीं डाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।